को बचाने के लिए अब ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी है। लगातार हो रहे भू धसान और गैस रिसाव की घटनाओं ने धनबाद को विनाश के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। समाज सेवी और बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा अब इस मुद्दे को लेकर सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। डीजीएमएस के आला अधिकारियों को चेतावनी देने के बाद अब वे एक व्यापक जनहित याचिका पीआईएल दायर करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या एक पीआईएल सिस्टम को कार्रवाई करने पर मजबूर कर सकती है? क्या कोयलांचल को बचाने की यह आखिरी उम्मीद साबित होगी? आइए जानते हैं खुद विजय झा की जुबानी। सर, धनबाद कोयलांचल में लगातार हो रहे भूधसान और गैस रिसाव की घटनाओं को आप कितनी गंभीर चुनौती मानते हैं? ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, पूरे धनबाद की जनता के लिए चुनौती है। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के लिए चुनौती है और यहाँ तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी संवैधानिक संस्थाएं, सभी के लिए चुनौती है। क्योंकि अगर गैस रिसाव हो रहा है और वो जहरीला स्तर पर चला गया है तो किसी एक व्यक्ति, किसी एक घर, परिवार, समाज, समुदाय के लिए खतरा नहीं है। धनबाद में रहने वाले सभी के लिए खतरा है। वो हवा के सहारे वो गैस जहां जहां जाएगा सबके लिए खतरा है। तो ये सभी के लिए चुनौती है। आपने डीजीएमएस अधिकारियों से मुलाकात की, क्या आपको प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की ओर से संतोषजनक आश्वासन मिला है? निश्चित रूप से यह विषय ऐसा है कि आप जिनसे भी बात करेंगे वो चिंतित हो जाएगा, क्योंकि ये कोई अब नई बात नहीं रह गई। अभी अभी जो गैस रिसाव हुआ केंदुआ में, उसके पहले भी 2-3 महीना पहले भी वहां गैस रिसाव हुआ था और एक आदमी अपने घर में सोया था, सोया ही रह गया, उसकी सोए में भी मृत्यु हो गई। वो गैस इतना जहरीला हो गया था क्योंकि पीपीएम लेवल 50 तक पीपीएम लेवल यदि रहता है तो वह हम और आपके लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए वहीं तक बर्दाश्त के लायक है। अगर पीपीएम लेवल 400 से पार हो जाए तो वह हानिकारक है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और जानलेवा है। सिम्फर के वैज्ञानिक के अनुसार अभी केंदुआ में गैस रिसाव के बाद जो वहां पीपीएम लेवल पाया गया वह 600 मानक था, 600, यानी जीवन रक्षा 50, उससे 60 गुना जाना, 12 पंचे 60, हाँ 12 गुना ज्यादा। 12 गुना ज्यादा यदि वो जहरीला गैस हो चुका है तो कल किस पर असर पड़ेगा, कौन प्राणघातक बन जाएगा, कब वो, और उस क्षेत्र में रहने वाले हवा के सहारे जहां जहां वो जाएगा गैस, वो सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सही बात। इसीलिए जब हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया, डीजीएमएस ने भी बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि उनसे छुपा हुआ तो है नहीं विषय, वह तो जानते हैं। और जहां तहां गैस रिसाव हो रही है, जहां जहां भूगर्भ अग्नि है और आए दिन भूधसान हो रहा है, तो उनको पता है यहाँ का जनजीवन खतरे में की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, खतरे की ओर बढ़ रहा है। 31 मार्च को एक भूधसान हुआ टंडाबारी में, 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 3-4 घर जमींदोज हुए। लेकिन ठीक 10-15 दिन के अंदर शोक भी नहीं बीता था कि फिर दोबारा भूधसान हुआ और 100 घर लगभग उसमें जमींदोज हुए। सबको सामान नहीं निकाला जा सका। किसी तरह जो व्यक्ति प्रभावित हो गए थे, दब गए थे, धस गए थे, उनको किसी तरह इन लोगों ने रेस्क्यू किया। तो संयोग था, अगर और थोड़ा 10 फुट नीचे हो जाता तो शायद नहीं बचा पाते किसी को, फिर जाने जाती। तो उस मुकाम पर आज धनबाद खड़ा है कि कब कौन क्षेत्र कहाँ भूधसान की चपेट में आ जाएगा, गैस रिसाव की चपेट में आ जाएगा, भूगर्भ अग्नि की चपेट में आ जाएगा। इसका कारण है कि बेतरतीब जो पिलर काटे जा रहे हैं अवैध उत्खनन करने वालों के द्वारा, पूरा शहर खतरे में, पूरा शहर। क्योंकि यहाँ 100 साल पूर्व का माइनिंग का इतिहास रहा है
और उस समय छोड़ दिया गया था पिलर अधिकांश जगहों पर जहां घनी आबादी थी, वहां अंडरग्राउंड माइनिंग होता था, तो पिलर पर शहर को में कोई खतरा न हो, इसलिए पिलर छोड़ दिए जाते थे। लेकिन आज अवैध उत्खनन के द्वारा उस पिलर की कटाई हो रही है, तो हर शहर असुरक्षित है, हर खेत खलिहान घर द्वार मकान असुरक्षित है, कभी भी कुछ हो सकता है। और पिछले दिनों तो कई केसरगढ़ में घटा, केसलपुर कुम्हार पट्टी में धसा, केसलपुर मुंडा पट्टी में धसान हुआ, आए दिन तो धसान हो रही है। झरिया का वाकया भूले हैं क्या? इंदिरा चौक पर पिता पुत्र शाम का समय था, देखते देखते जमींदोज हो गए थे, देखते देखते। आज तक बॉडी भी बरामद हुआ क्या? तो ये स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति है। इसलिए हमको लगा कि एक नए सिरे से सर्वे होना चाहिए। और चूंकि संजोग से खनन विभाग की सबसे जो बड़ी संस्था है, जिसको कि मॉनिटरिंग करना है कि खनन जो है वो सही खनन रीति नीति के अनुसार हो रहा है, प्रोटोकॉल जो है उसका खनन का उसका फॉलो हो रहा है, या मनमर्जी हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है, ये डीजीएमएस का काम है देखने का। इसलिए हम लोगों ने डीजीएमएस को ही ये पत्र दिया कि नए सिरे से पूरे जिले का, चाहे आज खनन हो रहा हो या 20 साल पहले वहां बंद हो गया हो, उसकी अद्यतन भौतिक सत्यापन जानकारी होनी चाहिए कि आज वहां क्या स्थिति है, क्या सैंड फिलिंग प्रॉपर हुआ था। अगर सैंड फिलिंग नहीं हुआ प्रॉपर, 1000 ट्रक बालू के जगह अगर 10 ट्रक बालू देकर छोड़ दिया गया है, तो खतरे की घंटी है, वो कभी भी खतरा हो सकता है वहां। क्योंकि सैंड फिलिंग प्रॉपर नहीं है तो गैस भी जन्म लेगा, आग भी लग सकती है, और उस गैस से भी आग लग सकती है। और हम लोगों ने भोगा है, भूगर्भ अग्नि के नाम पर धनबाद से चंद्रपुरा तक 20 किलोमीटर ट्रेन सेवा बंद कर दी गई थी, और पत्र आया था पीएमओ से कि भूगर्भ अग्नि है, बंद किया जाता है। यह तो 20 महीने तक लगातार अनवरन और दस्तावेजी सबूत हम लोगों ने इकट्ठे किए, और लड़ता रहा, लड़ाई जारी रही, 20 महीने तक सत्याग्रह चलता रहा। जो ट्रेन 16 में बंद हुई थी, जो रूट, वो अंततः 19 में चालू हुआ, 20 माह के उपरांत। तो हम लोगों ने भूगर्भ अग्नि के नाम पर अपना जो यातायात का अधिकार है, सबसे सुगम सरल सस्ता ट्रेन, उसको खोया है। लेकिन अब तो जान खोने की बारी आ गई है, अब वो उसकी तो जान ही चली गई तीनों की ना। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि नए सिरे से सर्वे हो और आकलन किया जाए कि कहाँ कैसा ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और वहां वैसा ट्रीटमेंट करे डीजीएमएस। अभी भी वक्त है, वरना ऐसा न हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। इसलिए डीजीएमएस ने भी इस बात से सहमति जताई अपनी, यहाँ जरूरत है, लेकिन पूरे धनबाद जिले में तो बहुत बड़े पैमाने पर उनको मैन पावर भी चाहिए, जानकार लोग चाहिए, तभी हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है करने की। बिल्कुल सर, आपने डीजीएमएस से पूरे बीसीसीएल क्षेत्र में व्यापक सर्वे का मांग किया है। मतलब किन किन क्षेत्रों में, कुछ विशेष क्षेत्र हैं या पूरे बीसीसीएल जो है एक एरिया 1 से लेके एरिया 12 तक का सर्वे आपने मांग किया है? मैंने पूरे एरिया 1 से एरिया 12 तक पूरे नए सिरे से सर्वे की जरूरत है। जो माइंस चालू हैं वह भी प्रॉपर चल रहा है या नहीं, और जो माइंस बंद हो गए, खनन बंद है अब 10-20 साल से, मैंने उसके भी सर्वे की बात की है, क्योंकि गैस तो वहां भी निर्माण हो सकता है। और मैंने सबसे बड़ा उदाहरण उनको दिया, आए दिन सीआईएसएफ के द्वारा जगह जगह पर अवैध उत्खनन के द्वारा जो कोयले का उत्पादन होता है, उसको दिखाता है कि उन्होंने यहाँ 1000 बोरा, 800 बोरा, 2000 बोरा, 3000 बोरा बरामदगी की है। तो यदि 1 जनवरी से और 30 मार्च तक अगर 4 महीने में ही यदि उन्होंने 8000 बोरा की बरामदगी की है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? कितने बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हुए हैं। बीसीसीएल जो उत्पादन करती है कोयला, वह बोरे में भरा जाता है क्या?
बोरा में भरा गया है वही कोयला जो अवैध उत्खनन जिसका हुआ है, और सीआईएसएफ ने रेड किया है। अगर 8,000 बोरा वो बरामद किया, 10,000 बोरा, 20,000 बोरा, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि कितने बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है। अब परिवहन हो रहा है, परिवहन के लिए वो तैयार था, तो राजस्व की भी चोरी है, हमारी राजस्व भी चोरी है, और जीवन भी खतरे में जा रहा है। जिस क्षेत्र में भी उन्होंने काटा है, तो पिलर यदि काटा तो उस क्षेत्र के लोग असुरक्षित हैं। अब उस क्षेत्र का खेत खलिहान भी असुरक्षित है। आए दिन तो लोग सड़कों पर निकलते हैं कि उनके खेत धंस गए। क्या करेगा गरीब किसान, कहाँ जाएगा? अब उसके जीवन का साधन ही खत्म हो गया। जो आपने जो सर्वे का मांग किया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या उससे क्या लाभ होने वाला है? इससे यही है कि जो ही पता चलेगा कि यहाँ के पिलर कट गए तो सपोर्टिंग पिलर लगाए तुरंत प्रशासन। क्योंकि मैंने वह दौर भी देखा है कि जब यहाँ बम्बू के पिलर लगाए जाते थे, बम्बू के, लकड़ी के पिलर लगते थे, सपोर्टिंग पिलर। तो अगर ये हो गया है कहीं से 50 पिलर कट ही गया है, तो वह क्षेत्र जो असुरक्षित हो गया है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ऊपर में बस स्टैंड है, बस स्कूल है या रेलवे स्टेशन है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। अविलंब उसको सपोर्टिंग पिलर वहां दिया जाए या अन्य व्यवस्था किया जाए, और उसको पिलर का भूमिका में जैसे भी हो सकता है खड़ा करना होगा। नहीं तो पूरा जीवन असुरक्षित है वहां का, लोगों का, और हजारों लोगों का। मैं तो उदाहरण देता हूँ, हनुमान मेंशन में 200 दुकानें हैं। अगर वहां का पिलर कट गया है तब तो हमेशा 1,000 लोगों का जीवन खतरे में है। हमेशा जिस भी समय घटना होगा 100-200 लोग मरेंगे, 2-3 लोग मरेंगे, क्या टंडाबारी जैसा 100-200 लोग मरेंगे। मैं तो बार बार इस बात का उदाहरण देता हूँ। थाना चौक, वहां का पिलर अगर कट गया है क्या होगा? अभी अभी राम कनाली में बरामद हुआ है, सीआईएसएफ ने बरामद किया है 3 दिन पहले, 2,000 बोरा ऊपर में और हजारों बोरा नीचे अंडरग्राउंड में पैकिंग करके रेडी था परिवहन के लिए। और सलानपुर से एयर डिस्टेंस क्या है हमारा? आधा किलोमीटर भी नहीं है एयर डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात। तब पूरा कतरास का जीवन खतरे में है, भंडारीडीह का जीवन खतरे में है। मस्जिद पट्टी हो या उधर मारवाड़ी पट्टी हो या गांजा गली हो, पूरा शहर, गोही बांध, सारे स्कूल, डीएवी हो या बीके राय हो, कन्या पाठशाला हो, सारा खतरे में है। कतरास थाना चौक पर है। इसलिए कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई मुगालते में न रहे कि पिलर कट गया तो क्या फर्क पड़ता है, पूरा शहर खतरे में। आपने कहा कई पुराने माइंस में नियम के अनुसार बालू भराई नहीं हुई, क्या यह सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला नहीं है? हाँ, निश्चित रूप से है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बालू घोटाला हो चुका है। बालू घोटाला जब जिस ऑडिटर ने पकड़ा था दास, उसकी हत्या हुई थी, मुकदमा चला, कई लोगों को आजीवन कारावास हुआ। वह तो हो चुका है, धनबाद की धरती पर यह घोटाला उजागर हो चुका है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि पेन पेपर में जहां 1000 ट्रक दिखाया गया है बालू, हो सकता है वहां 20 ही ट्रक निकले। तो कितना खतरा है वहां। इसलिए सरकार अविलंब फिर इसका संज्ञान ले और धनबाद का जीवन कैसे सुरक्षित हो, एक सर्वे कराने के बाद जहां जैसी आवश्यकता हो, जहां पिलर की वहां पिलर दे, जहां बालू की वहां बालू दे, जहां गैस निकालने की जरूरत हो वहां कुछ कंट्रोल करने के लिए जो करने की जरूरत हो वो करे। ये काम प्रशासन का, सरकार का, डीजीएमएस, बीसीसीएल सबको मिलकर करना होगा। 32 लाख की आबादी को हम भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। भाग्य के भरोसे तो बहुत घटनाएं हो गई। हमारे यहाँ ही हुआ है गजली टाड़, हमारे यहाँ ही हुआ है नागरा, हमारे यहाँ ही हुआ है चास नाला। ऐसी तो बड़ी घटनाएं हो चुकी है, बड़ी घटना। 364 श्रमिक शहीद हुए थे चास नाला में। मुझे जैसा पता चला है कि आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करने वाले हैं। आप हाईकोर्ट से क्या निर्देश चाहते हैं सर? मैं हाईकोर्ट सिर्फ यही निर्देश चाहूंगा कि वो निर्देशित करे डीजीएमएस को कि अविलंब सर्वे किया जाए सारे माइंस का, जो चल रहे हैं, जो बंद पड़े हैं, वो किस अवस्था में है, कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है, कहाँ भविष्य में संभावनाएं हैं खतरा की, ये सारा सर्वे करे
भौतिक सत्यापन करे और श्वेत पत्र जारी करे, जिससे हर आदमी अलर्ट हो जाए कि हमको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, हमारी सुरक्षा कहाँ है और कितने हम असुरक्षित हैं। हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है। जीवन रक्षा के लिए आप हथियार देते हैं, जीवन रक्षा खतरा हो तो हम हथियार का प्रयोग करें, लाइसेंस देते हैं, तो क्या आम आदमी का जीवन का अधिकार नहीं है क्या? हर व्यक्ति का जीवन का अधिकार है। और जहां इतने बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है, तो उत्खनन करने के लिए भी जो जा रहे हैं अंडरग्राउंड, उसका भी जीवन है, उसका भी जीवन खतरे में है। अक्सर ऐसा होता है, उत्खनन करने में संलग्न मजदूर उसके शिकार होते हैं। वो गरीब, असहाय, लाचार, वो कुछ थोड़ी सी पैसे के लिए वो आ जाते हैं और उसके बाद वो शिकार होते हैं। अक्सर ऐसा होता है। यहाँ भी केसलपुर में जब घटना घटी थी, 7 लोगों की मौत हुई थी, 3 टंडाबारी में हुआ, और कितने तो दफन हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। सर, आपको पीआईएल करने का जो नौबत आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि पीआईएल, क्योंकि कोर्ट का जब निर्देश एक हो जाएगा, तब एक बाध्यता हो जाएगी सरकारी पदों पर बैठे लोगों के लिए कि उनकी जिम्मेवारी हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट को फिर जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट कुछ टाइम बाउंड भी तो करेगा कि आप 3 महीना में कीजिए, 6 महीना में कीजिए, 9 महीना में कीजिए, तो उतने दिन के अंदर इनको कोर्ट में भी तो सबमिट करना होगा। 50 साल से रिपेयरिंग नहीं हुआ था बैंक मोड़ का जो फ्लाईओवर है, 50 साल हो गए थे बने, वो उद्घाटन का रिपेयरिंग नहीं हुआ था। मुझे किसी ने बताया और मैं जब वहां गया और पुल के नीचे से जब देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सरिया बाहर आ गए थे, सरिया में जंग लगा हुआ था और सरिया, सारे सरिया दिख रहे थे नीचे से। बिल्कुल सही। और मैंने तब बंगाल से शूटिंग करने वाले कैमरामैन को बुलाया, उसके पावरफुल कैमरा थे, उन्होंने फोटो लिया और तब मैंने पीआईएल किया और वो सारे फोटोग्राफ्स कोर्ट को मैंने जमा कर दिए। कोर्ट को देखते ही लगा कि ये पुल तो कभी भी धंस सकता है, जहां इतनी हजारों गाड़ियां 24 घंटे में गुजरती है, और उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया, पुल का रिपेयरिंग हुआ, तो पीआईएल का असर हुआ। ऐसे मैं सब विभाग में, रेलवे में और प्रशासन में और सरकार में, पीएचडी विभाग में या पीडब्ल्यूडी विभाग में शायद बरसों दौड़ते रह जाता, मैं नहीं हो पाता, लेकिन न्यायालय ने संज्ञान लिया, रिपेयरिंग हो गया। तो इसीलिए न्यायालय के आदेश के बाद उनके लिए बाध्यता हो जाएगी, कोई विकल्प नहीं रहेगा। या तो अपील में जाएंगे, तो अपील में जाएंगे तो कोर्ट पूछेगा ना, अपीलेट कोर्ट, कि क्या आपको लोगों के जान से खेलने का शौक है क्या? ये तो सिर्फ सर्वे मांग रहे हैं ना, कि सर्वे कीजिए, सुरक्षित है, डिक्लेयर कीजिए सुरक्षित है। उसके बाद कोई घटना होगी तो पूछेंगे तो उनसे कि आपने सर्टिफिकेट दिया सर्वे के बाद कि सुरक्षित है, फिर ये भूधसान कैसे हुआ, फिर ये गैस रिसाव कैसे हुआ, तब एफआईआर करेंगे। सर, ये बीसीसीएल, डीजीएमएस और जिला प्रशासन कि आपसी जो समन्वय होना चाहिए, उसकी कमी के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ी है, ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है। देखिए, माइनिंग कहीं भी होता है, उसका सुपरविजन का राइट डीजीएमएस को है। उसको सुपरविजन टाइम टू टाइम करना है कि सही तरीके से जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसके अनुसार माइनिंग हो रहा है कि अवहेलना हो रही है नियम एवं कानून की। तो ये काम तो डीजीएमएस का है। और इसके बाद भी अगर भूधसान, गैस रिसाव हो रहा है तो कहीं न कहीं जिम्मेवारी में कमी तो है। आपने या तो जितने कम अंतराल पर विजिट करना चाहिए आप नहीं कर रहे हैं विजिट, आने तो सार्वजनिक करें। आप कब कब विजिट किया और आपकी निर्देशिका क्या थी, आपने क्या निर्देश दिया है, सार्वजनिक करें। जनता को जानना चाहिए, अधिकार है। जनता के टैक्स के पैसे से ही सारे तनख्वाह मिलते हैं अधिकारियों को, जनता को ये जानने का हक है। और ऐसे भी राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया है 2005 में ही। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में हमको जानने का हक है, वो केंद्रीय कानून है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी मर्जी, नहीं कह सकते हैं, उनको बताना होगा क्योंकि एक सेंट्रल एक्ट है। लगातार कोयलांचल में भूधसान, गैस रिसाव की जो घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर यहाँ के जो आवाम है बहुत भयभीत है, चिंतित है। इनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपको सड़क पर आना होगा। आपको अधिकार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने जान माल की
हिफाजत के लिए, अपने खेत खलिहान घर आंगन, अपने जन की सुरक्षा के लिए आपको आगे आना होगा। आप देखें, जो ही किसी न किसी सुदूर जंगल में, गांव में, कस्बे में अवैध उत्खनन होता है, शहर के चौक चौराहे पर तो हो नहीं रहा है। आपको पता है ये ट्रक जा रहा है तो अवैध उत्खनन द्वारा उत्पादित कोयले को लेने जा रहा है, आप चुपचाप उसको पीछा कीजिए, आप वीडियो बनाइए उसका और प्रशासन तक पहुंचाइए, प्रशासन को भेज दीजिए वीडियो, ट्रक नंबर आना चाहिए जिससे उसको कहीं न कहीं रोका जा सके और उससे पूछा जा सके। और मैंने तो यह बीसीसीएल से, प्रशासन से भी कहा था कि सारे ट्रकों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे पता चलेगा ये ट्रक चला कहां से और जा कहां रहा है, जहां गंतव्य है। और अगर किसी के फैक्ट्री पर चोरी का कोयला गिराता है, उस फैक्ट्री को सील कीजिए। जब कोई चोरी का खरीदार ही नहीं रह जाएगा कोयले का, तब ये करेंगे क्या? खाने की वस्तु है क्या? तो इसलिए मैंने प्रशासन को बहुत पहले मैंने रिकमेंड किया था कि 12 एरिया है, 12 को ड्रोन दे दिया जाए एक ठो, ये लोग बैठ के निगरानी करेंगे। और अगर नीचे स्तर तक एकदम जीरो टॉलरेंस आप चाहते हैं करप्शन, तब आप सब थाना को भी दे दीजिए, हर थाना को दे दीजिए। क्या है, 100 ड्रोन आएगा, 12 जीएम ऑफिस को इधर, 54 जाएगा थाना को, लेकिन निगरानी करेंगे थाना में बैठ करके। और जो ही देखे कि अब ट्रक में लोड कर लिया, अब ट्रक निकलेगा, छापा मारें, ट्रक भी सीज करें, ट्रक को बेल नहीं मिलेगी, ट्रक सीज हो जाए। तब जो 50,000 1 लाख भाड़ा पर जो दिया था, उसका जब 30 लाख का गाड़ी जब जाएगा, ऐसा 10 घटना होते होते अवैध उत्खनन बंद हो जाएगा। कीजिए तो 10 ट्रक सीज होगा, हाहाकार मच जाएगा। 10 फैक्ट्री सीज हो जाएगी कोयला चोरी के, सब हाहाकार हो जाएगा, कोई नहीं लेगा। पहल करना होगा, प्रशासन को अपना तेवर दिखाना होगा। बिल्कुल सही बात। समय रहते सर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो किस तरह के बड़ी दुर्घटनाओं को आप महसूस कर रहे हैं? जिस प्रकार चासनाला में 364 आदमी की बलि हो गई, जिस प्रकार गजली टाड़ में 64 आदमी की बलि हो गई थी, जिस प्रकार नागदा में भी 2 दर्जन अधिक से अधिक आदमी बलि हो गए थे, इससे भी बड़ी घटना हो सकती है, इससे भी बड़ी घटना हो सकती है, जो बाद में अफसोस करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वक्त रहते संभल जाएं, प्रशासन अपनी भूमिका में एकदम टाइट होकर के खड़ा हो जाए और डीजीएमएस अविलंब सर्वे करके और उसका रिपोर्ट जनहित में प्रकाशित करे, श्वेत पत्र जारी करे, प्रशासन को भी दे और तदनुसार प्रशासन कठोर कार्रवाई करे। कठोर, जैसे जंगल की चोरी की लकड़ी पकड़ी जाती है तो गाड़ी सीज होती है ना, गाड़ी सीज हो जाती है, जंगल की चोरी की लकड़ी अगर लेके जा रहा है। इसी प्रकार जहां अवैध उत्खनन का कोयला पाया जाए, वो गाड़ी कन्फिस्केट हो जाए, खाली कन्फिस्केट हो जाए। कोई नहीं 50 लाख का 30 लाख का गाड़ी देगा 50,000 भाड़ा के लिए, बस कन्फिस्केट कीजिए ना, 10 20 30 50 गाड़ी तो कन्फिस्केट कीजिए। सर, आप सामाजिक मुद्दों को लेकर आप लगातार मुखर रहे हैं, क्या आपको महसूस नहीं होता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है इस मुद्दे को लेकर के और लोगों की? नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, खास करके राजनीतिक परिवेश में के अधिकांश लोग इन्वॉल्व हैं और इसीलिए चूं नहीं निकलती है। जहां रहते हैं बड़े बड़े नेता, उनके पंचायत में, उनके प्रखंड में, उनके थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है, क्यों नहीं आवाज निकलती है? क्यों खामोश हैं आप? क्यों केसरगढ़ में इतनी बड़ी घटना घट गई, बाहर के लोग आ गए, स्थानीय लोग नहीं आए? यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई अभी टंडाबारी में, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन? हजारों लोगों को, जिनको है कि हमारे साथ हजारों लोग हैं, उनके साथ सत्याग्रह पर क्यों नहीं बैठते हैं कि अवैध उत्खनन नहीं चलेगा, मेरे इलाके में नहीं चलेगा, मेरे पंचायत में नहीं चलेगा, मेरे प्रखंड, मेरे विधानसभा में नहीं चलेगा? बिल्कुल क्यों नहीं करते हैं? हजारों लोग हैं आपके साथ, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टी नहीं आता है। इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी है। यही कारण है इस पर खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो लोग अवैध उत्खनन में लिप्त हैं वो किनके लोग हैं क्या जनता नहीं जानती है? किनके साथ, किन नेताओं के साथ वो देखे जाते हैं जनता नहीं जानती है क्या? हम भी इसी समाज में ही रहते हैं, हम सब चेहरों को देखते हैं कि कौन किनका आदमी है, कौन किनके साथ रखता है, कब आफत आता है, किसका फोन पहले थाना में जाता है,
पकड़े जाते हैं तो ये थाना को नहीं पता है, जनता को नहीं पता है। ये खुली किताब की तरह है, खुली किताब की तरह। बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर अपराध हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। सर, आपके प्रयास के बाद में हाई कोर्ट अगर इसमें संज्ञान लेती है तो आवाम किस तरह का राहत महसूस करेगा? उसके ये जीवन रक्षा कदम हो जाएगा, उसके जीवन की रक्षा होगी। अभी भयभीत है। मैं केंदुआ गया था, उस दिन पूरा केंदुआ 25 तारीख को लोगों ने बंद रखा था। इतना पुराना शहर, हजारों दुकानें, यहाँ तक कि सब्जी वालों ने भी सब्जी दुकान नहीं लगाया। जो शायद 150 रुपया कमाएंगे, उनके लिए जीवन यापन का माध्यम है, उन्होंने भी नहीं लगाया, क्योंकि वो भी देखते हैं पहले जान रहेगा तभी तो। सब्जी वाले ने भी 25 की बंदी में शामिल होने का निर्णय लिया और शामिल हुए। धीरे धीरे यदि केंदुआ में हो गया, आपने अप एंड डाउन रोड बंद कर दिया, कल धनसार में भी घटना हो जाएगी, फिर आप झरिया जाने का रास्ता बंद कर देंगे। कल सेंदरा लोयाबाद में हो जाएगा, आप कतरास आने का रास्ता बंद कर देंगे। कल आगे बढ़ के मांदरा में हो जाएगा तो बागमारा जाने का रास्ता बंद कर देंगे। रास्ता बंद कर देना ये समाधान नहीं है। समस्या की जड़ में जाके समस्या को समाप्त करना ही समाधान होगा। इसलिए आज केंदुआ बंद कर दिया गया है। लोग परेशान हैं, जिनको बोकारो जाना है, पुरुलिया जाना है, टाटा जाना है, कैसे जाएंगे? मुख्य रास्ता है वो तो हर्ट ऑफ द हर्ट लाइन है, वो बंद है। आज किसी के चेहरे पर सिकन नहीं है। कल यही अगर सब रोड में हो जाएगा ऐसे ही धसान रिसाव, तो क्या सब रोड बंद कर देंगे? और कौन कहता है कि धनबाद सुरक्षित है? टाउन केंदुआ सुरक्षित है, धनबाद सुरक्षित है क्या? क्या हवा इधर से बह करके उधर नहीं जा सकती क्या टाउन तरफ? जब हवा उधर बह के जाएगी तब तो वो गैस, खतरनाक जो गैस है, वो हवा के सहारे धनबाद टाउन नहीं प्रवेश करेगा क्या? तो धनबाद टाउन के लोग सुरक्षित रह जाएंगे क्या? कतरास के लोग सुरक्षित रह जाएंगे क्या? क्या केंदुआ की हवा यहाँ नहीं आ सकती है क्या? बह के हवा के सहारे वह जहरीला गैस आ जाएगा, क्या होगा? इसलिए मुगालते में है, यदि कोई समझते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं अट्टालिका में रहता हूँ, इस मुगालते में न रहें। झोपड़ी की आग भी अट्टालिका तक पहुंच जाती है। इसलिए कोई इस भ्रम में यदि है कि हम तो टाउन में है, टाउन में माइनिंग ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई भूदोसान नहीं, कोई गैस रिसाव नहीं, हवा के सहारे कहीं से कहीं जा सकता है गैस, तब क्या होगा? सर, आखिरी सवाल, धनबाद के जनता को सबसे पहले क्या चाहिए, सुरक्षा या हवाई जहाज? पहले जीवन रक्षा। सबसे पहले हमारा जीवन बचेगा तभी तो हम हवाई अड्डा पहुंचेंगे और हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। यहाँ तो जीवन खतरे में है, कौन चढ़ेगा हवाई जहाज पर जब जीवन ही खतरा में हो जाएगा? तो आज देखिए, कोयले का भंडार, अकूत भंडार होते हुए भी कोई उद्योग नहीं आता है धनबाद। क्यों? बदनाम है धनबाद, गुंडागर्दी के कारण, रंगदारी के कारण बदनाम है। उद्योगपति नहीं आते हैं, जबकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ है। कोयला रॉ मटेरियल, जिन उद्योगों के लिए कोयला रॉ मटेरियल है, वो सारे उद्योग धनबाद में तो आने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आते हैं। क्यों? इसलिए बदनाम है। किसी के प्रिंस खान से रिश्ते हैं तो कोई स्वयं रंगदार है, रंगदारी देते देते परेशान है। अभी तो पकड़ाया है, वो तो कहा है कि हाँ उद्योगपतियों को सबसे बेसी टारगेट करते थे। कैसे आएगा उद्योगपति? तो एक अगर ये खबर बाहर चली जाती है कि यहाँ रंगदारी लिया जाता है, एक उद्योगपति नहीं आ रहा है। कल गैस जब वो घूमने लगेगा यहाँ के वायुमंडल में, तो किस ओर जाएगा कौन कह सकता है? पूरब से पश्चिम हवा जा सकती है तो उत्तर से दक्षिण भी हवा जा सकती है। इसलिए हर आदमी का जीवन खतरे में है। पहले हमको जीवन की सुरक्षा चाहिए, हवाई जहाज बाद में चाहिए। प्राथमिकताएं बदलती है समय के साथ। हमारी प्राथमिकता 2001 में कोरोना की दवा थी, हॉस्पिटल था, इलाज था, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर था, ये प्राथमिकता थी 2020, 2021, 2022 में। आज प्राथमिकता है क्या? आज नहीं है प्राथमिकता कोरोना। आज ऑक्सीजन सिलेंडर प्राथमिकता नहीं है हमारी, क्योंकि कोरोना का इतिहास हो गई। लेकिन आज अब ये नया प्राथमिकता हमारे जीवन का है, तो हम इसको देंगे। अगर 20 में कोई बात करता प्लेन की, लोग उसको पागल बोलते, पागल। यहाँ मर रहे हैं, जीवन किस समय चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। हमारे यहाँ ही वो घटना घटी है कतरास में,
7 आदमी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही बना था। एक छत के नीचे के 7 एक ही आदमी परिवार के कोरोना साथ के लोग। शिकार हुए थे, एक परिवार के। बिल्कुल उसको सर। अगर प्लेन का बात करेंगे तो दौड़ाएगा हमको। यहाँ जान नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा कोई ठिकाना नहीं, और आप प्लेन देने आए हैं। आज वही स्थिति में धनबाद खड़ा है। यहाँ जीवन रक्षक हमको उपाय चाहिए, पहले जीवन बचेगा फिर प्लेन पर चढ़ लेंगे। यहाँ तो जीवन खतरे में है। अभी जाए ना कोई केंद्रवा में बात करे ना प्लेन का, केंद्रवा के लोगों को बोले ना चलो एयरपोर्ट ला रहे हैं चलो, क्या जवाब देगा? जरूर उसको रिकॉर्ड कीजिए आप और बताइए लोगों को क्या जवाब है केंद्रवा करके इनके लोगों का। इंदिरा चौक में पिता पुत्र दोनों समा गए थे। उस परिवार से हम जहाज की बात करें कि भविष्य में और ऐसी घटना नहीं होगी, इसकी गारंटी दें, वो ही ज्यादा सुन के खुश होगा। ठीक है हमारा बेटा बलिदान हो गया और दूसरा किसी का बेटा नहीं हो बलिदान, यह सुनकर खुश होगा ना, कि प्लेन से खुश हो जाएगा बोलने से। इसीलिए समय के साथ प्राथमिकताएं बदलती है। इसलिए आज की प्राथमिकता है हमारी चारों बगल, अब जाकर के टंडाबारी में हम प्लेन का बात करें। सर पीआईएल डालने में कितना समय लग जाएगा अभी? मैं समझता हूं कि चूंकि मैंने आवेदन ही दिया है इनको 2 दिन पहले डीजीएमएस को, कुछ मौका देना चाहिए, समय देना चाहिए, मिनिमम भी 1 माह तो देना ही चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तब तक मैं भी बहुत सी चीजों का आकलन कर रहा हूं, बहुत से दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं, क्योंकि ट्रेन वाली लड़ाई भी हम लोगों ने दस्तावेज के आधार पर लड़ी थी और दस्तावेज से ही आज प्रूफ कर दिया हम लोगों ने और ट्रेन चल रहा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट तक मंगाया हम लोगों ने। इसी तरह कोर्ट में तो दस्तावेजी लड़ाई होती है ना, वहां तो आंख पर उम्मीद पट्टी है रहती है। सर इस पर कुछ कार्रवाई निश्चित होगी। रूप से कार्रवाई होगी। एकदम कार्रवाई, क्योंकि न्याय के पथ पर आप हैं तो न्याय का पलड़ा आपके पक्ष में झुकेगा। इसमें कहीं कोई ये 32 लाख लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता है कोई। 32 लाख को इग्नोर कर देंगे क्या ये कह के कि फर्जी रिपोर्ट है? तब ये जितना हजारों जो बोरा रिकवरी कर रहा है सीआईएसएफ फर्जी है क्या? तो सीआईएसएफ किसके इशारे पर फर्जी काम कर रहा है ये सवाल खड़ा होगा। और अगर सही है तब तो धरती को आपने खोखला कर दिया है। लाखों अगर बोरा कोयला निकल गया तो क्या हो गई नीचे की स्थिति, भूगर्भ की स्थिति क्या है फिर आज? ये तो कोर्ट भी सोचेगा। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप एक नेक कार्य में लगे हुए हैं। धन्यवाद मुस्लिम जी। इस पर अमल होता है तो समझिए कि आवाम का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को न्याय मिले और जनता, धनबाद की जनता को राहत मिले और धनबाद का भविष्य सुरक्षित हो जाए। ठीक, थैंक यू सर।